हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमारी लेट्स क्रैक इंडियन पॉलिटी सीरीज की सब सीरीज चल रही थी। उस दिशा में हमने अपने डे 12 तक में इंडियन पॉलिटी के काफ़ी मेजर और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। ये हमारा डे 13 है। डे 13 का मतलब आज ये हमारा इंडियन पॉलिटी का अंतिम पार्ट है और अपने इस अंतिम पार्ट में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी को, स्टैच्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल को, दल बदल से संबंधित प्रोविजन को, संवैधानिक संशोधनों से रिलेटेड प्रोविजन को, और साथ ही ये भी देखेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय दल और राजनीतिक दल के रूप में उसको श्रेणीबद्ध किया जाता है। काफ़ी डिटेल में टॉपिक कवर करेंगे, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में या कहें प्रीवियस अपने 12 पार्ट में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती हैं, और हमने ये भी देखा था कि केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में क्या क्या प्रोविज़न होते हैं। इतनी सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है कि आपको अपना पिछला पार्ट पसंद आया होगा। आज ये हमारा अंतिम टॉपिक है या कहें अंतिम पार्ट है, और इसमें हम काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी मात्रा में संख्या में टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्यूटरी बॉडी जो भी शेष रह गई हैं या जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी उससे संबद्ध जो यहाँ पे पढ़ने को रह गया है उनको कवर कराएंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे दल बदल से संबंधित क्या क्या प्रोविज़न होते हैं, किसी भी पार्टी को हम राष्ट्रीय स्तर का और राज्य स्तर का दर्जा कैसे देते हैं, और लास्ट में हम जाते जाते देखेंगे कि कौन कौन से संविधान संशोधन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको उन्हें याद रखने की आवश्यकता है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। इसके बारे में मैंने वैसे तो आपको कल पढ़ा ही दिया था, बट यहाँ पे बेसिक जानकारी और देख लेते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो, ये सब क्या है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आपने जिन बच्चों ने पहला वाला टॉपिक पढ़ा होगा वो इस टॉपिक के माध्यम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, पहली खास बात तो यही है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जो जाति आयोग है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक निकाय, अर्थात जिसको आर्टिकल में मेंशन किया गया है, जिसको केवल एक्ट में मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, एक और खास बात यहाँ पे याद रखना कि राष्ट्रीय महिला आयोग हो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो या मानवाधिकार आयोग हो, ये सब के सब सांविधिक निकाय हैं, जबकि अनुसूचित जाति आयोग, निर्वाचन आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब के सब संवैधानिक आयोग हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग वास्तव में 2004 में आया। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते थे। ठीक है, इनकी सेवा शर्तें व कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये हमने आपको कल पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पे हम आपको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। समझ गए। बात आती है कि ये जो अपनी रिपोर्ट रखते हैं तो इनको कौन संसद के पटल पे रखवाता है, तो ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति इनकी रिपोर्ट को संसद के पटल पे रखवाता है, और राज्य के संदर्भ में राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये जरूर पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसके पास क्या पावर होती, कौन से कार्य करता है। तो एक जो इसका कार्य है जो थोड़ा हट के है वो ये कि ये आयोग एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए करता है। दूसरे शब्दों में आयोग एंग्लो इंडियन के संवैधानिक संरक्षण और अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में भी जांच करेगा। अर्थात ये न केवल अनुसूचित जातियों के संदर्भ में वर्क करता है बल्कि एंग्लो इंडियन के संदर्भ में भी वर्क करता है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर एंग्लो इंडियन का क्या मतलब। मैंने आपको पहले भी बताया था, एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है कोई देवी या कोई देवता, इनमें से कोई भी एक का भारतीय होना और दूसरे का विदेशी होना। विदेशी में कोई भी चलेगा, अमेरिकी चलेगा, ब्रिटेनी चलेगा, इटली चलेगा, कोई भी चलेगा। ठीक है, इनमें से जो भी दोनों दंपति हैं, इनसे जो भी पुत्र या पुत्री होगी, ठीक है, वो कहलाएगी एंग्लो इंडियन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इनके और इनके संयोग से बनी है। समझ गए। तो आपको बस यहाँ पे इतना याद रखना कि इसको एंग्लो इंडियन के रूप में संदर्भित किया जाता है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में।
जनजाति हमने पढ़ा, ठीक है। और ये है हमारा जाति आयोग। इसके संदर्भ में क्या खास बात है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की सॉरी हमने जनजाति आयोग पढ़ा था, ये है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा जाति आयोग है वैसा ही जनजाति आयोग है, और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपको ये तीनों बॉडी याद रखना है, क्योंकि अभी हाल ही में 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग जो पहले सांविधिक होती थी अब उसे भी संवैधानिक बना दिया गया। तो ये तीनों के तीनों बॉडी, जाति आयोग, जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग, ये तीनों के तीनों अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा इनको प्राप्त है, ठीक है। इसमें भी कुछ आपको याद नहीं रखना है। राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इनका कार्यकाल डिसाइड किया जाता है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखना नहीं है, ठीक है। कार्य इनके क्या हैं? पेशा अधिनियम जो भी है ना, आपको कल ही मैंने पढ़ाया था। पेशा अधिनियम के संदर्भ में 5वीं अनुसूची से संबद्ध था, ग्राम सभाओं को राइट दिया गया था। तो ये बेसिक बातें मैंने वहाँ पे आपको कवर करा दी थी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे इन बातों को याद रखना है। आयोग का प्रतिवेदन, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। सिंपल सी बात है। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। ये वर्ड यूज कर लिख लेना आप लोग। कई बार आपको जब एग्जाम में पूछता है प्रतिवेदन का सामान्य सा क्या मतलब है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ साहब ये राष्ट्रपति की बात की जा रही है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है आयोग के संदर्भ में स्थापना को लेके, ठीक है। आपसे यहाँ पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बस पता हो कि हाँ पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है। इसे 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया है। अपना अपना माइक ऑफ कर लें, जो भी बच्चे माइक अपना ऑन किए हुए हैं। यहाँ पे गौरव जी अपना माइक ऑफ करें, ठीक है। फिर बात आती है कि दूसरे शब्दों में नए आयोग का दर्जा बिल्कुल वैसा ही है जैसे जाति आयोग। ये आपसे लाइन नहीं पूछेगा। हाँ, जहां पे क्वेश्चन बनेगा वो ये कि पिछड़ा वर्ग आयोग में भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल इसमें 5 मेंबर होते हैं। आपको यही याद रखना है। ये अपनी रिपोर्ट देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो इसमें भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। बाकी आपसे इसकी शक्तियाँ क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक यही लगेगा कि अच्छा सेम टू सेम वही शक्तियाँ हैं जैसी नॉर्मल इसके उद्देश्य को लेकर की गई थी, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। फिर बात आती है भाषाई अल्पसंख्यक क्या कहें अल्पसंख्यक आयोग को लेकर। तो इसमें ये याद रखना है कि मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रोविजन नहीं किया गया था। बट राज्य पुनर्गठन आयोग 1953-55, जिसको आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे फजल अली आयोग के संदर्भ में, ठीक है, इस संदर्भ में इस संबंध में सिफारिश की गई थी और आगे चल के एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात हुई जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाना था। अल्पसंख्यक आयोग के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था और उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां भी आपको दी थी, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे देश में इस समय 6 जो समुदाय हैं वो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। हमारे यहाँ भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात की गई है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। कैग के बारे में मैंने वैसे भी आपको बता रखा है, बट यहाँ पे बेसिक जानकारी आप देख लीजिए कि ये भी एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। आर्टिकल 148 में इसे मेंशन किया गया है। ये लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है और इसका नियंत्रण केवल केंद्र तक सीमित नहीं है, ये राज्यों में भी नियंत्रण करता है, ठीक है। तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इसका जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, वो 6 वर्ष से 65 वर्ष या 6 वर्ष हो सकता है या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसके संदर्भ में इसका कार्यकाल रहता है। राष्ट्रपति इसको कैसे हटा सकता है? अपने मन से हटा देगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? विशेष बहुमत के द्वारा। खास तौर पे मोटे तौर पे वो महाभियोग के संदर्भ में ही एक प्रक्रिया होती है, बट उसे महाभियोग शब्द से भूषित नहीं किया जाता, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है। फिर बात आती है कैग के संदर्भ में खास बातें क्या है।
कि इसकी कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई ताकि ये स्वतंत्र रह सके। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता, ये बात अलग है कि राष्ट्रपति ही इसे नियुक्त करता है। खास बात क्या है कि ये पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, उसे ग्रहण नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन मिलता है, किस चीज का? चुनाव आयोग को लेके, वो कहीं पे भी कार्य कर सकता है, बट नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के संदर्भ में ऐसा प्रोविजन नहीं है। और भी हमारे यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को लेके, है ना, उनके संदर्भ या राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, तो वो अन्य सेवा में नहीं जा सकते। ये आपको मैंने पढ़ाया था कल ही, ठीक है। इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि इसका वेतन और सेवा का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है या संसद करता है? और जल्दबाजी में हम लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसी को मान लेते हैं। तो आपको याद रखना, नहीं साहब, संसद के द्वारा इसे किया जाता है, ठीक है। अगली खास बात है कि कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इसका क्या मतलब? एक बात बताओ, कोई भी मंत्री, ठीक है, मंत्री क्या होगा? किसी ना किसी डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा, ठीक है, कोई ना कोई उसको ड्यूटी दी गई होगी, उसको रिस्पॉन्सिबल करता होगा। तो जब मंत्री किसी ड्यूटी को फुलफिल कर रहा होगा और उसी चीज को चेक करने के लिए हमने कैग का गठन किया है, और अगर उसी कैग में ये मंत्री शामिल हो जाएगा, तो आप बताइए ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कर देगा? कहीं ना कहीं जो जांच होनी है उसमें पारदर्शिता को अभावित नहीं कर देगा? तो कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी मिनिस्टर कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, केवल कैग ही अपना प्रतिनिधित्व करेगा ताकि उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित बनी रहे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं कि कैग के कार्य कौन कौन से हैं। यूपीएससी ने इसमें 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा भी है, तो आपको ये 4 से जो 5 कार्य हैं ये पता होना चाहिए। मोटे तौर पे मैं एक बात बता दूं, कैग कभी भी धन जो निकल रहा है उसकी पूर्व जांच नहीं कर पाता, जबकि वो जब धन निकल चुका होता है, खत्म हो जाता है, तब उसकी जांच करता है। मतलब इसको बोलते हैं कि ये पोस्टमार्टम प्रक्रिया को अपनाता है, ये उससे पहले की बीमारी को डील करने की कोशिश नहीं करता। अर्थात ये पहले ऐसी कोई सिफारिश नहीं देता है कि पैसा कैसे खर्च करना चाहिए, कैसे नहीं खर्च करना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं बोलता है, ये बोलता है कि तुमने खर्च कर लिया, ये गलत किया था, ऐसे तुम्हें खर्च नहीं करना था, ठीक है। तो आपको बस यही बातें याद रखनी है। अब देख लेते हैं तथ्य के रूप में। तो आप देखिए, सबसे पहली बात कि वह भारत की संचित निधि, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, आपको पता है 3 राज्यों में विधानसभा है, केंद्र शासित जो प्रदेश है हमारे, से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा का मतलब जो भी वहां पे पैसा किसी भी योजना में, किसी भी स्कीम में, सड़क निर्माण में, राफेल विमान की खरीदारी में खर्च किया जाता है, उसकी जांच करता है कि ये रीजनेबल था या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है। वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। इन दोनों लाइनों को मिला के मेरे जैसा इंसान होगा तो क्वेश्चन घुमा देगा। क्या कहेगा कि भारतीय नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को केवल राज्य और केंद्र की संचित निधि की जांच करने का अधिकार है, इसके पास लोक लेखा समिति की निधियों की जांच करने का अधिकार नहीं है। ना तो कोई उस समय इतना डेप्थ में पढ़ता है, ना ही कोई इतना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखता है, तो ऑप्शन आपका फिर गलत हो सकता है। तो आपको याद रखना है साहब, ये सबको जांच करता है, केवल नहीं यहाँ पे वर्ड आएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आया है तुलन पत्र। तुलन पत्र का मतलब होता है जो प्रतिभूतियां होती हैं, ठीक है, जो हमारे ट्रेड होते हैं, जो हमारे ऋण पत्र होते हैं। तुलन पत्र का मतलब एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि हमने किसी भी देश को लाइन ऑफ क्रेडिट दी हुई है, मतलब हमने किसी को पैसा दिया हुआ इंटरेस्ट रेट पे, तो वो इंटरेस्ट रेट हमारी रीजनेबल है या नहीं है, इस चीज की भी ये जांच करता है। कभी कभी क्या होता है ना कि भ्रष्टाचार के नाम पे हम तुलन पत्रों को यूज करते हैं, तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है।
चौथी बात आती है वह केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रहण, उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित के नियम और प्रक्रिया निर्मित की गई हैं या नहीं की गई हैं। अर्थात जो खर्च हो जाता है उसकी बात करता है, ना कि जब खर्च किया जाता है उसकी बात। ठीक है, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें, यहाँ वर्ड व्यय मिल रहा है आपको बार बार, मतलब ये खर्च की जांच करता है। आय अगर यहाँ पे इसने दे दिया ना कि वह केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और आय का लेखा परीक्षा करता है, तो गलत हो जाएगा। आय का नहीं करता, खर्च का करता है। ठीक है, पैसा तुम कहीं से ला रहे हो हमें उससे नहीं मतलब, बट खर्च कहाँ कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी चीज को देखने की बात करता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। दीक्षा जी आपका 15 मिनट का क्लास ऑफ हुआ है, कोई बात नहीं, आप आगे वीडियो की क्लासेस में रिकॉर्ड में देख लेना। फिर बात आती है आगे कि वे ऋण, निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम, बचत खाता, धन प्रेषण, व्यवसाय से संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी लेखा का परीक्षा करता है। तो अब इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, सेम टू सेम वही है कि जो सरकार ने ऋण लिया है, जो भी निक्षेप निधि है, जो भी जमा है, जो भी हमारे पास अग्रिम बचत खाता है, जैसे हम लोग वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं, IMF से लेते हैं। आप में से अधिकांश बच्चों ने जब जापान हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन को लगाने वाला था और साहब आए हुए थे शिंजो आबे, और मोदी जी को लेकर फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा टसल हुई थी कि जापान ने ये बात तो ठीक है कि हमको इतने करोड़ रुपए का लोन दिया है, इतने करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है, बट कहीं इसमें भ्रष्टाचार तो नहीं है, ऐसा इशू उठा था। तो कैग को फिर जांच का ब्यौरा दिया गया। ठीक है, वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रतिवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में ही लेखा परीक्षा करता है। कई बार राष्ट्रपति या राज्यपाल ये भी कहता है कि बाबूजी स्थानीय लेखाओं की भी परीक्षा कर दो, तो उनकी भी कर देता है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा है, नॉर्मल सा है, ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये भी होता है कि ये बड़ी से बड़ी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, ठीक है, उनकी भी ये लेखा परीक्षा करता है। अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनके संदर्भ में भी लेखा परीक्षा करने के लिए, जैसे हमारी भेल है ना, उनके बारे में लेखा परीक्षा करता है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। वह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ये लाइन आपको दे देगा लोक लेखा समिति के संदर्भ में। और आपको एक बात बताएं, जब मैंने लोक लेखा समिति आपको पढ़ाई थी तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, सहकारी उपक्रम समिति, ये मैंने क्या बोला था, ये तीनों की तीनों क्या हैं, वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं, 22, 15 और 7। ठीक है, प्राक्कलन में क्या होते हैं, सारे के सारे लोकसभा के कितने, 30। ठीक है, सहकारी उपक्रम में कितने होते हैं, 22, 15 और 7, यानी कि इनमें दोनों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और जबकि प्राक्कलन में केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें विपक्ष का नेता बनाया जाता है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत कुछ भी नहीं है। ठीक है, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। अब यहीं पे एक बार क्वेश्चन पूछा है कि मतलब राष्ट्रपति किन किन की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है, तो उसमें दे दिया था लोक लेखा समिति की, है ना, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, अनुसूचित जाति आयोग की। तो भाई साहब लोक लेखा की नहीं रखवाता है, समझ गए, लेकिन लोक लेखा के पास रखवाने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट रखता है। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट रखता है, या कहें आपसे कि अनुसूचित जाति या जनजाति, या आपके पास किसी न किसी रिपोर्ट को, मानवाधिकार की रिपोर्ट को, इनको रखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे घुमाया गया था राज्यपाल के संदर्भ में। एक बार मैंने पढ़ा है कहीं पे, किसी क्वेश्चन में आया है, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये था कि आपको ऐसे दे दिया था, मतलब एक ही लाइन में घुमाने के लिए वो ये दिया था कि ये केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित, ये केंद्र एवं राज्य सरकार से के लेखों से संबंधित रिपोर्ट को राष्ट्रपति के द्वारा संसद एवं राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग जो था, क्या, राज्यपाल, उसने दोनों जगह पे राष्ट्रपति को मेंशन कर दिया। तो आपको इस लाइन को भी एग्जाम में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आप बताएंगे साहब राज्यपाल के संदर्भ में तो राज्य विधानमंडल है, केंद्र के संदर्भ में या संसद के संबंध में राष्ट्रपति है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। ये किसी कर या शुल्क की आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है, मतलब कौन सा कर या शुल्क सही है ना, कौन सा
शुल्क गलत है इस चीज के प्रमाणित करता है, उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। शुद्ध आगमों का अर्थ है कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित ना हो, मतलब जो संग्रहण करने में जो खर्च आ रहा, मान लो अधिकारी ही इतने ज्यादा हमने लगा दिए हैं कि टैक्स कम है और वसूलने वाले ज्यादा हैं, तो उसी में हमारा खर्च हो रहा है। ठीक है, फिर बात आती है कैग को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को, विनियोग लेखाओं पे लेखा, वित्तीय लेखाओं पे और सरकारी उपक्रमों पे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। भूमिका क्या है, वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होता है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ जो मैंने आप लोगों से पूछा है, संघीय संतुलन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पैसे से संबंधित है, मतलब वित्तीय जो संतुलन है संघात्मक का उसके लिए, तो आपको पता होना चाहिए वो वित्त आयोग है, महालेखा परीक्षक नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये देखो वही बेसिक लाइन है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था पहले ही कि आपसे इस पे क्वेश्चन पूछेगा कि कैग का भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है और अनेक विभाग कैग के प्राधिकार के बिना चौक जारी कर धन की निकासी कर सकते हैं। कैग की भूमिका केवल व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा अवस्था है, मतलब कैग क्या करता है, जब खर्च हो जाता है तब उसके पैसे की जांच करता है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। कुछ निगमों की लेखा परीक्षा करता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना, जैसे दामोदर घाटी, तेल एवं प्राकृतिक गैस, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, है ना, इन चीज़ों की ये करता है। बाकी आपको नहीं याद रखना। अब एयर इंडिया जैसे बेची जा रही है ना, तो अब ये फिर पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर का निगम नहीं रहेगा। तो आपको बस इतनी ही बातें याद रखनी है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अन्य निगमों की पूरी तरह से निजी लेखा परीक्षा की जाती है, जैसे लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षणों के द्वारा की जाती है। सीएजी की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जीवन बीमा निगम की सीएजी करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक की करेगा, भारतीय स्टेट बैंक की करेगा, भारतीय खाद्य निगम की करेगा, है ना। इनकी निजी लेखा परीक्षकों, मतलब इनके खुद के अकाउंटेंट होते हैं, उनके द्वारा इसे किया जाता है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एप्पल बाई की आलोचना क्या है, ये मेंस का टॉपिक है, मेंस से पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कवर करेंगे। महान्यायवादी के बारे में हमने ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, तो आपको बस पता होना चाहिए देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल नाम से इसको संबोधित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। खास बात क्या है, भारत का नागरिक हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो और किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, तो हम कहते हैं कि हाँ वो महान्यायवादी बनने के योग्य है। खास बात जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा वो ये कि क्या इसके कार्यकाल को संविधान में नोटिफाई या निश्चित किया गया है, बिल्कुल भी नहीं किया गया। क्या इसको हटाने की प्रोसेस के बारे में जिक्र किया गया, बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो क्या यह प्रसाद पर्यंत रहता है, बिल्कुल साहब यह प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति इसे कभी भी हटा सकता है। क्या इसका पारिश्रमिक या कहें इसका वेतन तय किया गया है, तो बिल्कुल भी नहीं, इसका पारिश्रमिक इसके संदर्भ में तय नहीं किया गया। ठीक है, तो आपको केवल इतनी ही बातें यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब बात आती है इसके अधिकार क्या हैं। यहाँ पे एक लाइन में पहले बता दूं, अधिकार वो ये है कि ये राष्ट्रपति का सलाहकारी एजेंट नहीं है, है ना, ये याद रखना। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए नहीं है, ये बस आप ऐसे समझिए कि ये भारत सरकार का वकील है। जैसे हम जैसे लोग जब जाते हैं ना भारत सरकार के ऊपर कि भाई आपने हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है, तो भारत सरकार मनु सिंघवी को या भारत सरकार किसी भी बड़े से बड़े वकील को उसको हायर नहीं करते, ये भारत सरकार की तरफ से केस लड़ता है। इसलिए आप हमेशा देखिएगा नाम आपको सुनने को मिलेगा कि वेणुगोपाल ने ये बात कही, वेणुगोपाल ने ये बात कही। क्यों? क्योंकि ये सरकार के वकील बन के जाते हैं और ये सरकारी वकील ही होते हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से, समझ गए। तो बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप देखना कि हमेशा केसेस में क्या मिलेगा, फलाना केसेस वर्सेस भारत संघ, और ये भारत संघ की तरफ से जो व्यक्ति होगा वो ये अटॉर्नी जनरल होता है। स्टेट में इसको आपको राज्य महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अधिकार क्या हैं, ये किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में, ध्यान देना यहाँ पे, भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है, लेकिन महाधिवक्ता केवल और केवल अपने राज्य या जहां से डिस्प्यूट संबद्ध है वहां पे अधिकार है।
ठीक है, इतना याद रखना। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई में बोलने या भाग लेने या बैठक में अधिकार है, बशर्ते वोट नहीं दे सकता। एक संसद सदस्य की तरह इसे सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशन है, क्या है, वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि आप चले जाओ कि भाई साहब अच्छा भारत सरकार के बारे में कुछ बोलोगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, बोलेगा पागला गए हो क्या, हमको तो तुरंत हटा दिया जाएगा। ठीक है, जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता नहीं भाई राम मंदिर ना गलत बना, नहीं भाई जो हमने राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन इंप्लीमेंट किया वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा, पिटाई हो जाएगी इसकी तो। ठीक है, तीसरे नंबर पे बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। अर्थात कोई भी व्यक्ति हो आपराधिक प्रवृत्ति का तो ये ऐसा नहीं कर सकता कि हाँ चलो उसके लिए हम केस लड़ लें, भारत सरकार कहेगी पहले हमसे पूछोगे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। लास्ट बातें वही कि क्या ये पूर्णकालिक वकील होता है, तो बिल्कुल भी नहीं साहब, पूर्णकालिक वकील नहीं होता है। ठीक है, इसलिए निजी कार्रवाई अपनी कर सकता है, पूर्णकालिक वकील नहीं और निजी कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग क्या होते हैं, गवर्नमेंट टीचर तो होते हैं लेकिन अपनी खुद की कोचिंग भी चलाते हैं। ठीक है, और उससे भी पैसा कमाते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट में बस एक डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि ये जब निजी प्रैक्टिस करेगा ना तो उस निजी प्रैक्टिस में कोई प्रैक्टिस ऐसी नहीं होगी जो भारत सरकार के अगेंस्ट हो, बस ये याद रखना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि पूर्णकालिक वकील नहीं, मतलब एक बार अगर भारत सरकार में चला गया तो फिर पूरी जिंदगी वकालत नहीं करेगा, अरे भाई उसका धंधा फिर कैसे चलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी एक बात बता दें आपको, जो व्यक्ति महान्यायवादी के पद पे जाता है ना, जाने के बाद कार्य करता है, वापस आता है तो वो फिर निजी प्रैक्टिस नहीं करता, शौकियन अपना चला गया, वो बात अलग है। अब आप राष्ट्रपति से कह दो कि भाई साहब आपका कार्यकाल समाप्त हो गया है तो क्या पुनः राज्यपाल बनोगे, वो बोलेंगे अच्छा जी अब क्या करेंगे बन के, है ना। तो यही बातें, बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट लास्ट बात क्या है कि महान्यायवादी का पद संविधान निर्मित है, जबकि अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखने की आवश्यकता है कि केंद्रीय कैबिनेट का ये मेंबर नहीं होता, समझ गए। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बात आती है महाधिवक्ता को लेके। महाधिवक्ता के संदर्भ में क्या है, अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक, मतलब जैसा वहां पे महान्यायवादी है एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पे भी महाधिवक्ता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वहां पे राष्ट्रपति के द्वारा, सेम टू सेम देखना वही बातें होंगी। इस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, वहां पे उच्चतम आएगा तो वहां पे वो लाइन गलत दी है, मैंने आपको वहीं पे समझा दिया था कि उच्चतम न्यायालय वहां पे आप मेंशन कीजिएगा, ना कि उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक हो और 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का इसे अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, क्या इसका कोई टाइम पीरियड निश्चित है, बिल्कुल भी नहीं। क्या संविधान में हटाने का कोई प्रोसेस है, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन हटा सकता है, राज्यपाल इसे हटा सकता है। ठीक है, वेतन भत्तों को निश्चित नहीं किया गया है, इसका निर्धारण राज्यपाल करता है, तो आपको याद नहीं रखना है। कर्तव्य और कार्यों के बारे में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता, किसी भी राज्य के न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। यहाँ ध्यान रखना, राज्य है, भारत नहीं है, वहां पे मैंने पहले बोल दिया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त विधानमंडल के दोनों सदनों में जाएगा, बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतनी बातें आपको याद रखनी है। बात आती है इसकी संरचना को लेके, नीति आयोग के बारे में, मतलब वहां पे केवल इतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नीति आयोग के बारे में पहली बात हम आपको बता दें, नीति आयोग ना तो सांविधिक है ना ही संवैधानिक है, बल्कि एक केंद्रीय प्रस्ताव के द्वारा आया है। नीति आयोग हो, योजना आयोग हो, राष्ट्रीय विकास परिषद हो, ये तीनों के तीनों केंद्रीय प्रस्ताव के द्वारा आए, मतलब गवर्नमेंट ने इन्हें बनाने का प्रोविजन किया। आप कहोगे साहब बाकियों को भी तो गवर्नमेंट ने बनाया है, अरे प्रभु
बाकियों को भी गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी कार्यपालिका की मदद से नहीं बनाया है, पूरे के पूरे विधायिका के प्रोसेस के माध्यम से नहीं बनाया है, इसे एक आदेश के माध्यम से बनाया गया है। ठीक है, मतलब उनका पर्सनली कोई चैनल आप समझ सकते हो है भारत सरकार का, ताकि वो योजनाओं को क्रियान्वित कर सके। ठीक है, तो ये वही बात है नीति आयोग के बारे में। आप में से अधिकांश बच्चों ने जो अभी ईपीएफओ का एग्जाम दे के आए हैं, उसी में से बहुत ही गंदा क्वेश्चन पूछा है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है ना? तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये बातें आपको याद रखनी है। शासकीय जो परिषद होती है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां एवं विधायिकाएं जो भी हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में आपको पता है कि इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों या अलग समुदायों के लिए किया जाता है, विशिष्ट मुद्दों के लिए। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में। इसके हेड कौन होते हैं? होम मिनिस्टर। ठीक है, यह आपको याद रखना है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये वो वाली क्षेत्रीय परिषदें नहीं है, ये इसकी क्षेत्रीय परिषदों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आपसे क्वेश्चन याद रखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। पूर्णकालिक संगठन, वैसे तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा नीति आयोग पे। हाँ, क्वेश्चन बस आ सकता है विजन 2030 पे, है ना? ये नीति आयोग से संबंधित है, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या @75 ईयर्स डॉक्यूमेंट जो है। इससे अलावा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मेंस का टॉपिक है, मेंस में पढ़ते हैं तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, 2016 में चर्चा आई थी कि मोदी जी राष्ट्रीय विकास परिषद को समाप्त करने वाले हैं, बट अभी समाप्त किया नहीं है, तो जब तक नहीं किया तब तक इसको पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके से कार्यपालिकी आदेश के द्वारा आई थी, यानी कि ये भी ना तो संवैधानिक है, ना ही वैधानिक है और ना ही सांविधिक है, ये तीनों चीजें नहीं है। एनडीसी के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर इसमें शामिल होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री या प्रशासक जो कि संघीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, और योजना आयोग के उस समय के सदस्य या कहें वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी, बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसी संरचना पे या कहीं इसी कंपोजिशन पे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर इसमें शामिल हैं, क्या समस्त कैबिनेट जो संघीय मिनिस्टर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप बता देना हाँ। योजना का उद्देश्य क्या है इस राष्ट्रीय विकास परिषद का? तो योजना के कार्यान्वयन में राज्यों को सहयोग प्राप्त करने के लिए बनाना, मतलब वही है। देखो, पहले योजना आयोग जो था ना, वो इतना सहकारी संघवाद को या कहें संघात्मक व्यवस्था को इतना ज़्यादा फुलफिल नहीं करता था, या कहें कोऑपरेटिव गवर्नमेंट्स को या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करता था जितना नीति आयोग करता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दूसरा प्रपोजल बनाया था राष्ट्रीय विकास परिषद को लेके। बट अब हमारा जो नीति आयोग बना है उसमें विकास का कॉन्सेप्ट तो है ही, और साथ ही योजना आयोग का मिक्सअप भी, तो इसलिए ये काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है। तभी सरकार चाह रही है कि हम राष्ट्रीय विकास परिषद का जब कुछ यूज ही नहीं है तो इसको क्यों चलाए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए बंद करना चाहती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, योजना को सहायता देने के लिए राष्ट्रों के प्रयासों एवं संसाधनों को मजबूती प्रदान करना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, देश के सभी भागों का संतुलित एवं द्रुत विकास सुनिश्चित करना, ये सारे प्रोविजन यहाँ पे किए गए हैं। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार का नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसे याद मत रखिएगा। कार्य क्या है अच्छे से आपको पता है, राष्ट्रीय योजना बनाना जो भी योजना आयोग के द्वारा बनाई गई थी, तो अब योजना आयोग ही नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। हमने इंडियन इकोनॉमी में आपको काफ़ी संक्षिप्त में पढ़ाया था, तो आप वहीं पे उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है मानवाधिकार आयोग के बारे में। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि एक सांविधिक निकाय है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। फिर बात आती है कि इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ था 1993 के अंतर्गत। अर्थात इसके संदर्भ में जो आपसे क्वेश्चन बस पूछेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि इसके सदस्यों को गठित करने के लिए जो समिति बनाई जाती है उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। तो आपको इसको अलग से लिस्ट एक मेंशन कर लेना है, वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहब इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के सभापति उपसभापति होते हैं, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता होते हैं और केंद्रीय होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, याद रखना कि इसमें साहब पीएम होता है, प्लस इसमें लोकसभा का जो हेड होता है वो होते हैं। दूसरा, इसमें राज्यसभा का जो उप हेड होते हैं, ना कि सभापति, क्योंकि सभापति में तो उपराष्ट्रपति हो गए। ठीक है,
फिर यहाँ पे बात आती है लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता और होम मिनिस्टर, ठीक है, अर्थात ये 6 लोग इसमें शामिल है। ये कंपोजिशन आपको याद रखना है। इसके आयोग व सदस्य, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा उनकी उम्र 70 वर्ष के आसपास होती है। यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है ना, मानवाधिकार आयोग को लेकर कई जगह आपको 5 वर्ष मिल जाता है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है, तो आप इसे वहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 वर्ष ही अभी है, तो 3 वर्ष ही आपको याद रखना है। पिछली बुकों में यहाँ पे 5 वर्ष आपको मिला है, तो आपको उसे नहीं रखना है। 33 मिनट का आपकी क्लास हो गई है। जब आपका वीडियो आएगा तो उसमें आप कवर कर लेना, जो भी बच्चे अभी नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अपने कार्यकाल के आयोग के बाद अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार व राज्य सरकार में कहीं पे भी किसी पद के लिए योग्य नहीं होते। लेकिन आपको अभी मैंने एक चीज बताई थी, किस चीज के बारे में, कौन हो सकता है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, ठीक है। बाकी कोई भी किसी भी उसमें दूसरे सरकार के नियोजन कार्यों में शामिल नहीं हो सकते। जैसे मैंने अनुसूचित जाति आयोग, जनजातीय आयोग अभी पढ़ाया है ना, तो वही बात है। इसमें बहुसदस्यीय संस्था है, 1 अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं। यही पे क्वेश्चन आएगा, बाकी और क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। कौन इसका हेड हो सकता है? अध्यक्ष का भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको याद रखने की जरूरत इसमें नहीं है। कौन कौन मेंबर होते हैं, तो इसमें टोटल 1 अध्यक्ष व 5 सदस्य की बात कर रहा है, तो इसमें कुछ मेंबर महिला आयोग से, कुछ अल्पसंख्यक आयोग से, कुछ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, कुछ है ना, ऐसे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं करता है। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाली समिति होती है, वो सिफारिश करती है सिर्फ, ठीक है। बाकी मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर्स में कि 1 वर्ष से जो भी मामले होंगे पुराने या 1 वर्ष से ज़्यादा के टाइम के हो जाएंगे, उस पर यह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। और ये किसी भी तरीके का कोई नुकसान, कोई क्षतिपूर्ति, मतलब मानवाधिकार का मतलब ये नहीं कि आपकी तरह हाँ चंदा दे आए कि हाँ हाँ बाबूजी ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया शायद किसी एग्जाम में, वहाँ पे दे दिया था कि ये जो भी पीड़ित वर्ग होते हैं उनको आर्थिक दंड दिलाने का काम करता है या उनको मुआवजा देता है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करता है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कल मैंने आपको ये सारी बॉडी अपने पार्ट में कवर करा दी है, इसलिए यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार के संदर्भ में भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही प्रोविजन है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति उसे हटाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर तो ये याद रखना है। इसमें 3 वर्ष और 70 वर्ष के दोनों में जो पहली चीज हो उसको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। खास बात यह है कि आयोग से कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष व अन्य सदस्य ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सरकारी पद को ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। और ये सब इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि ये स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर निर्णय दे पाए। और एक बात बताएं आपको, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में जो इस समय आजकल इशू उठ रहे हैं ना, इसकी स्वतंत्रता को लेके, तो वो यही इशू है। क्योंकि जो भी निर्वाचन आयोग का मुख्य आयुक्त होता है, हेड होता है, बाद में सरकार उसको किसी न किसी बड़ी पोस्ट पे शामिल कर देती है। तो इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि अच्छा इसने वहां पे फायदा पहुंचाया था, तो सरकार ने इसको एक गिफ्ट दिया है, ठीक है। जैसे रंजन गोगोई साहब के संदर्भ में आप देख रहे होंगे कि उन्होंने राम मंदिर का डिसीजन दिया, फिर उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। और वैसे भी जब इतने बड़े पद के लोग हैं, कायदे से इनको ऐसे पदों में नहीं आना चाहिए, ठीक है। खैर, इंसान तो इंसान होता है। आयोग की संरचना एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें 1 अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वहां पे कितने थे? वहां 5 थे, ठीक है। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च का, वहां पे उच्चतम का, 1 न्यायाधीश तथा सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होता है। इन तीनों वर्णों का क्या मतलब है? इन तीनों वर्डों का मतलब होता है या तो मुख्य न्यायाधीश होगा, या तो न्यायाधीश होगा, या तो रिटायर्ड होगा, या तो कार्यरत कर रहा होगा। मतलब इन 4 में से किसी भी तरीके का एक इंसान है, उसको हम राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एज इट इज सेम टू सेम समिति यहाँ पे भी होती है 6 सदस्यों की। वहाँ प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, यहाँ चीफ मिनिस्टर हेड होता है, वहाँ लोकसभा अध्यक्ष होता है, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष होता है। यहाँ पे अगर दूसरी परिषद है तो उसका हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं होती तो उसका नहीं होगा। राज्य का गृह मंत्री यहाँ पे होगा, वहां पे केंद्रीय गृह मंत्री होगा। यहाँ राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, अगर विधान परिषद होगी तो उसका भी विपक्ष का हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखने की जरूरत है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है।
इतनी बातें हो गई। फिर वही बात आती है, वेतन भत्ते में कोई चेंजेस नहीं लाए जाते हैं, आपको सोचना नहीं है। हाँ, ये वाली लाइन जरूर याद रखना, भूल मत जाना कि राज्य मानवाधिकार की नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति तो साहब इसकी राज्यपाल करता है, लेकिन हटा इसको केवल और केवल राष्ट्रपति सकता है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बातें हो गई। बाकी वही है, 1 वर्ष से अधिक वाला। देखो ये जो होते हैं ना बड़ी बड़ी बॉडी, इनमें लगभग फीचर सेम होते हैं, बस थोड़ा अंतर होता है। मुआवजे की बात है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, भाई साहब इतनी बार बताया कि मेरा मुंह तक थक गया बताते रहते हैं। करंट अफेयर्स मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या होगी, स्टेचुरी बॉडी होगी। खास बात क्या है कि 2019 में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त इसमें होंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। कौन इनको नियुक्त करता है, तो 3 सदस्यीय समिति है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मिनिस्टर। ये ध्यान रखना, ये क्या मैंने बोला, सूचना आयोग। यहीं पे एक और आता है, क्या नाम है उसका, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग। उसमें बस ये डिफरेंस हो जाएगा, ये कैबिनेट है, वहां पे होम मिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग अपना सिनॉप्सिस बना लो। एक देवी जी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे सिनॉप्सिस बनाए, कल वो दिखा रही थी, मतलब अच्छा लगा उनका सिनॉप्सिस। तो आप लोग भी इन्हीं सारी चीज़ों को कंपाइल करके सिनॉप्सिस बना लें और फिर याद करने में आपको बड़ा मजा आएगा। और जब हम 21 तारीख से रिवाइज कराएंगे तो हम भी आपको कोशिश यही करेंगे सिनॉप्सिस के माध्यम से ही रिवाइज कराएं। ठीक है, कार्यकाल एवं सेवा शर्तें, मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तें 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए। ठीक है, बाकी पुनर्नियुक्ति के पात्र होते नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं इसके बारे में। वेतन एवं भत्ता कहाँ से मिलेगा, बता दीजिए भाई साहब, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब केंद्र सरकार कहाँ देगी तो वहीं से ना, संचित निधि से ही। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में न केवल केंद्रीय सूचना आयोग को गठित किया गया बल्कि राज्य सूचना आयोग को। राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में सेम टू सेम ऐसी बात कि एक मुख्य आयुक्त व सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती। वहां पे कितनी थी, 6। ठीक है, ये बातें याद रखना है। यहाँ पे जहाँ डिफरेंस होता है इन चीजों को याद रखना है। यहाँ पे एक मुख्य सूचना आयुक्त और 6 सूचना आयुक्त, वहां पे 10 होते हैं। ठीक है, बाकी वही समिति कि विपक्ष का नेता होगा, मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। बाकी आपको याद ही नहीं रखना है। आपसे क्वेश्चन ये भी नहीं पूछेगा, 65 वर्ष ये सारी चीजें। ठीक है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। देखो आप लोग जब भी लिखा करो मेरे हिसाब से नोट्स, तो ऐसे लिखा करो, केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, यहाँ पे लिख लो राज्य सूचना आयोग, संरचना, फिर उसका कार्यकाल, टाइम पीरियड, नियुक्ति करने की समिति, है ना, और उसके कार्य, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे लिख लो। तो ऐसे आपका सिनॉप्सिस दोनों का सिमिलर बन जाएगा। और यहाँ पे जैसे राज्य मानवाधिकार, केंद्रीय मानवाधिकार, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, तो ऐसे आपका दिक्कत नहीं होगी किसी तरीके के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप लोग पढ़ोगे तो कंफ्यूज रहते होगे हमेशा। ठीक है, राज्यपाल, अध्यक्ष, ये कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ पे। बाकी की फालतू चीजें हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, ये हो गया। सतर्कता है, हो ऑलरेडी बता दिया। संस्थानम समिति की सिफारिश पे बहुत बार बताया है, इसमें भी वही बात है, ये भी एक सांविधिक निकाय है। अब इसमें मैंने जो आपको बताया वो आप देख लीजिए, सेम टू सेम वही दिया है कि नहीं दिया है, कि इसमें 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर हो गए, लोकसभा में आपका विपक्ष का नेता हो गया, होम मिनिस्टर हो गए, वहां पे क्या था, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। बाकी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। संघ लोक सेवा आयोग के, ये लाइन याद रखना कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, इनके जो अध्यक्ष हैं, इनके जो वेतन है वो यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, 2018 में एक इशू आया था और उसमें सेंट्रल विजिलेंस की पावर को संघ लोक सेवा आयोग के समान करने के संदर्भ में ये तर्क भी दिया गया था कि इनको भी ऐसा ही पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाया जाए। और तब यही तर्क आया था, साहब वेतन जब हमारा समान है तो आप ऐसे प्रोविजन हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हो, क्योंकि सरकार थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहती थी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को निगमित करती है ना, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और इससे ज़्यादा डिटेल में ए ग्रेड के जो भी अधिकारी होते हैं, आप जैसे जो भी आईएएस ऑफिसर होंगे, उन सब के ऊपर भ्रष्टाचार की जांच के लिए अधिकृत हैं। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा। आपको याद नहीं रखना है, राष्ट्रपति को देनी होती है, राष्ट्रपति से संसद के पटल पर रखवाएगा। डायरेक्ट देखो कोई भी रिपोर्ट रखने नहीं जाएगा। ठीक है,
सीबीआई के बारे में क्या बताना है, कितनी बार आप लोग सीबीआई ईबीआई के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, ये आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आता है सीबीआई, ये क्या करोगे पढ़ के, है ना। पहले होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती थी, अब डीओपीटी के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसे भी संथानम समिति की सिफारिश पे गठित किया गया, लेकिन ना तो स्टेचुरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसे दिल्ली पुलिस के अंतर्गत किया गया था, ठीक है, एक्ट के माध्यम से। बाकी आपको याद नहीं रखना है इसमें ज़्यादा, ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति होती है। विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, इसके संदर्भ में ये प्रोविजन किए जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कई बार आ चुकी। ये मेंस का टॉपिक है, मेंस में जरूर पूछा जा सकता है, तब वहां पे आप 1-2 वर्ड में इसका यूज कर सकते हैं। इंटरपोल से संबद्ध होती है ना। बाकी आपको क्या बताएं, करंट में आपको बहुत बार पढ़ाया है, तो सोचो आधे आर्टिकल तुम्हारे वहीं कवर हो जाते हैं। एनआईए के संदर्भ में कल एक देवी जी से बात हो रही तो उन्होंने यही बताया कि सर सीबीआई जो होती है वो हमारी क्या कहते हैं कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है, बट एनआईए जो हमारी है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, क्योंकि उस समय जब सीबीआई का गठन किया गया था, ठीक है, तो ये होता था कि सीबीआई ही पूरे देश में जो बड़ी से बड़ी सुरक्षात्मक कार्रवाइयां हैं उनको अंजाम देने के लिए प्राधिकृत रहेगी। लेकिन जब हमने एनआईए का गठन कर दिया, खासतौर पे 26/11 की घटना के बाद, तो ये हुआ कि सीबीआई के कार्यों को हम उसको कम करें और इसके कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा दे दें किसको, एनआईए को। मतलब जो बड़े लेवल के जो सुरक्षात्मक कार्य हैं उनको हम एनआईए को दे दें। इसीलिए देखना आप कि पहले जो ये आपका सीआईडी वगैरह सब आते थे, है ना, सीबीआई वगैरह खूब चर्चा में होता था कि सीबीआई ने आज ये किया, सीबीआई ने वो किया। लेकिन अब आप सीबीआई को कहाँ देखते होंगे, केवल और केवल पॉलिटिकल इंटरफेयर में, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने इसको होम मिनिस्ट्री में बनाए रखा और उसे डीओपीटी तक संभाल दिया, ताकि वो एक अखिल भारतीय सेवा की तरह ही कार्य करने लगे, समझ के। बाकी आपको याद रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये बातें मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। क्या कार्य हैं क्या नहीं कार्य हैं, ये मेंस का टॉपिक है, इंडिपेंडेंट रूप से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नॉर्मल सी बात है कि अखंडता एकता से इस चीज़ों से संबंधित है, ठीक है। फिर बात आती है एनडीएमए की, आपसे क्वेश्चन बस नहीं पूछेगा, लेकिन बस ये पता होना चाहिए इसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आती है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। एक अध्यक्ष व अधिकतम 9 सदस्य होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मिनिस्ट्री बस याद रखना, क्योंकि यहीं पे आपको गड़बड़ कर देगा कि इसकी मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री होती है और इसके गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन में सिंपल सी बात है, इसके मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। और आपको याद रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्या काम करती है क्या काम नहीं करती, ये ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बता रखा है। जिला के संदर्भ में कौन होगा, आप, है ना। याद, जब भी देखो आपका डीएम आया करे ना कहीं पे नाम, तो ये सोच लिया करो कि मैं होंगी या मैं होऊंगा, बस, बाकी और कुछ सोचा ही ना करो। भाषा के संदर्भ में संविधान में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया है, 21, 71, 92, है ना। तो वो आपको बस याद रखना है कि सिंधी भाषा को 21 के माध्यम से, 71 के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, और 92 के माध्यम से मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, अर्थात बोर्ड मास इससे संबंधित है और कोमने इससे संबंधित है। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी। एक और खास बात कि इंग्लिश को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। शास्त्रीय भाषाएं अलग होती हैं, है ना, उनसे इनको यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना। आपको अच्छे से पता है कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, संस्कृत और उड़िया, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। राजभाषा पर ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना पता हो कि राजभाषा पर जो संसदीय समिति है, इसके अध्यक्ष समिति के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। परंपरागत रूप से केंद्रीय गृह मंत्री समिति समय समय पर समिति के अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं, मतलब होम मिनिस्टर को ही इस चीज़ का दायित्व दिया गया है। हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा ही है, और वो भी हिंदी, ठीक है। अभी मैं एक दिन कविता पढ़ रहा था, तो मेरा भाई हिंदी दिवस पे उसको स्कूल में कविता गानी थी, तो मेरे से बोलता है कि ये कविता कैसी है, तो मैंने कहा ठीक है सुनाओ। सुनाने लगा मुझे कविता, तो वो कविता काफ़ी अच्छी कविता है, तो हमने कहा ठीक है भाई सुनाओ। सुनाने लगा, बीच में भूल गया, ऐसे रो रो के सुना रहा। मैंने कहा भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
आपको अच्छे ढंग से बतानी है। तो वो कविता ऐसी है कुछ कि है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया, तुलसी अगर न होते तो हिंदी कहीं पड़ी होती, उसके माथे पर रामायण की बिंदी नहीं जड़ी होती, बीसों बसंत बस बदले में जिसने बस चौमास लिया, है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है। साउथ इंडिया के 4 क्षेत्र ऐसे याद रखा करो, बाकी संस्कृत और उड़िया, ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछेगा कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का क्या क्राइटेरिया है, उस पे आ सकता है। और मैंने कई बार आपको बताया है, दल बदल के संदर्भ में मैंने आपको बहुत बार बताया है, अपनी करंट अफेयर्स में भी बताया, बट यहाँ पे बेसिक तौर पे हम कोशिश करेंगे कि आपको हम बता दें अगर यहाँ पे होगा। वैसे तो यहाँ पे मैंने दिया ही नहीं है, 10वीं सूची से संबंधित है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएगा जिसपे मैं कई दिनों से गेस किए हुए हूँ, क्योंकि 2014 में जब चुनाव हुए थे तो भारत सरकार वर्तमान जो है नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी बहुमत से विजयी हुई थी। तो कुछ पार्टियां ऐसी थी जो शून्य पे चली गई थी, और उन्हीं पार्टियों में से एक थी बहुजन समाजवादी पार्टी। तो ये प्रश्न उठने लगा था कि क्या बहुजन समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना उचित है या उसको हटा दिया जाए। तो इसी के प्रोविजन पे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि विगत 5 वर्षों में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और किस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, उसके क्या क्राइटेरिया हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा इसके एक एक कॉन्सेप्ट को, फिर हम इसमें एक थोड़ा सा फॉर्मूला बता देंगे ताकि आप कभी भूलें ना, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए कि वर्तमान में 2019 में एक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता प्राप्त होती है, जब उसके पास ये प्रोविजन हो। जैसे पहला प्रोविजन वो क्या होना चाहिए कि उसे लोकसभा या विधानसभा, ध्यान रखना, उसे लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो, तथा इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करती हो। मोटे तौर पे 2 कंडीशन है इसमें, क्या कि एक तो 6% प्राप्त हो वैध मतों का, वैलिड वोटिंग का, ठीक है, मतलब जो गलत हो गए उनकी बात नहीं है, वैलिड वोटिंग का 6% वोट प्राप्त हो और 4 सीटें उसे प्राप्त हो। यहीं पे गड़बड़ हो गया था। क्यों? क्योंकि लोकसभा में उन्हें 4 सीटें नहीं प्राप्त थी बहुजन समाजवादी पार्टी को, ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता तब प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, मतलब 2% स्थान और 3 अलग अलग राज्यों से वो चुने गए, ठीक है, कैंडिडेट। तो ये भी कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रही थी, समझ गए। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा और द्वंद्व में इसने डाल दिया। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, मतलब ये लाइन क्या कहना चाह रही है, लाइन ये कहना चाह रही साहब ये जो कंडीशंस है ना, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो भी हम उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे देंगे, खासतौर पर 4 राज्यों में बस होनी चाहिए। तो इसीलिए आप देखिएगा हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय दल हैं वो वर्तमान में केवल 7 ही हैं। वैसे तो हमारे यहाँ 52 हैं, आप लोग पढ़ते होंगे सपा पार्टी है ना, और भी लोकल रूप में जो पार्टी होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां आपकी जो होती होंगी है ना, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती क्योंकि उनकी वोटिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनका इतना प्रतिनिधित्व नहीं होता लोकसभा या राज्यसभाओं के संदर्भ में। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना कि पहली कंडीशन क्या है, 6% प्लस 4 सीट, यहाँ पे क्या है 2% प्लस 3 स्टेट अलग अलग, और यहाँ पे क्या है 4 स्टेट बट राज्य स्तरीय दल के संदर्भ में उसे मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। अब राज्य स्तरीय दलों के संदर्भ में इसमें खास बात क्या है, पहली खास बात है कि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6%, यहाँ पे भी 6% था, लेकिन 2 स्थान प्राप्त किए हों। यहाँ कितने थे 4 स्थान, ऐसे ही लिख लेना भाई साहब, अलग अलग एक इंडेक्स बनाना, यहाँ पे संक्षिप्त में लिखना 6% 4 सीटें, 6% 2 सीटें, ठीक है। यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, मतलब उसी राज्य के टोटल वोटिंग का, ये नहीं कि टोटल लोकसभा का, उस राज्य के टोटल वोटिंग का 6% वैलिड वोटिंग का, तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो, ठीक है। यहाँ पे 2% 3 था, यहाँ पे 1% और आपकी क्या है 1 सीट है,
ठीक है, सॉरी 6% और आपकी 1 सीट है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तीसरी खास बात यहाँ पे क्या है कि यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें, मतलब 3% या 3 सीटें प्राप्त की हो, तो भी हम उसे कहेंगे राज्य स्तरीय दल है। इसके बाद जो चौथी कंडीशन है वो ये कि यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती, मान लो टोटल 100 सीटें हैं उस राज्य में और प्रत्येक 25 में या कहें 4 सीटें उसने जीत रखी हैं, तो हम ये मानेंगे लोकसभा के संदर्भ में कि वो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसे प्राप्त है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं याद रखना है। लास्ट हमारी कंडीशन है, यदि ये राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8%, ये लास्ट कंडीशन अभी जोड़ी गई थी 2011 में, तो आपको याद रखने की जरूरत है कि हाँ साहब ठीक है कि राज्य में लोकसभा के हुए आम चुनाव में या विधानसभा में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेती है, तो हम कहते हैं कि वो पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है। अच्छा, एक बात बता सकते हो कि जमानत किसी की कब जब्त होती है? किसी भी टोटल वोटिंग में कितना ना प्राप्त कर पाए तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, है ना? तो 1/6 ये याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है, जैसे मेरे पिताजी हमेशा जब भी राजनीतिक चीज़ें होती थी तो मेरे से बोलते थे ना, देखना उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जमानत जब्त होने पे कितना वोट होता है। अभी हाल ही में जब हमारे यहाँ फिर से चुनाव हुए तो मैंने पिताजी से फिर पूछा कि वो फिर यही बात बोल दिए, जमानत जब्त हो गई है उसकी। तो मैंने कहा कितना होता है? तो बोले कि अरे एक होता है एक निश्चित। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा 1/6 जो वोटिंग होती है ना, उसको बोलते हैं जमानत जब्त करना। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल सा कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, उनके नाम क्या हैं, आपको दे देगा इनमें कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं। अब इतने 2354 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों को नहीं याद रखना है। आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर 7 राष्ट्रीय दल हैं, 52 राज्य स्तरीय दल हैं, लेकिन लगभग 2400 के आसपास गैर पंजीकृत राजनीतिक दल क्यों हैं, जबकि इनको तो कोई फायदा ही नहीं होता। आपको नहीं पता है, आप अगर कोई राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं ना, कोई भी बना लेते हैं, तो आप पे इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ती है, आपको बहुत सारी छूटें मिलती हैं जिसमें आप ब्लैक मनी का यूज कर सकते हैं। समझ गए? इसलिए ये लोग पार्टी बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप विद्यालय ओपन करवा दें, आपका पूरा ब्लैक मनी व्हाइट मनी में हो जाएगा। आप एग्रीकल्चर में पैसा इन्वेस्ट कर दें, आपका ब्लैक मनी व्हाइट मनी में हो जाएगा। ये कुछ रियायतें दी गई हैं, हालांकि सरकार अब इनमें संशोधन कर रही है खेती को लेकर। ठीक है, इसीलिए देखिएगा बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, है ना, उनकी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, कंपनियां खुले होते हैं, तो वही चीजें हैं। ठीक है, कौन से राजनीतिक दल हैं यहाँ पे? 8 के बारे में यहाँ पे ये देखो, एक क्या दिया, सभी राज्यों में असम को छोड़कर जहां उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा एक मुक्त प्रतीक का चयन करते हैं। अच्छा, ये इसके बारे में बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल पार्टी, है ना, एनपीपी, एआईटीसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आप जानते हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और नॉर्मल कम्युनिस्ट पार्टी, और बीजेपी तो है ही, और बसपा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा 8 पार्टियां, लेकिन वास्तव में है कितनी? 7, क्योंकि यहाँ पे एनपीपी और बहुजन समाजवादी पार्टी को लेके इशू चलता रहता है। खासतौर पे बहुजन समाजवादी पार्टी को लेके इशू आया था, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है, बाकी इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे, फिर हम आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पिन कर देंगे। ठीक है, रियल में वास्तविकता में क्या है, क्योंकि इस किताब में बहुत सारी एरर हैं। बाकी आपसे 52वां संविधान संशोधन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है बहुत बार कि दल बदल का क्या मतलब होता है, क्या प्रोविजन होता है, बट मैं आपको बेसिक तौर पे बता देना चाहता हूँ। जैसे सिंपल सी मैं बात बताऊं कि कोई भी व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति है अगर वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ता है, चुनाव वो जीत जाता है, जीतने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो जाता है, तो वो दल बदल का दोषी कहलाएगा, यानी कि दल बदल के अंतर्गत वो पात्र कहलाएगा और उसकी संसद सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। आप कहोगे ऐसा क्यों? अरे भाई, लोगों ने चेहरा किसका देखा था? मोदी है तो मुमकिन है, और तुम चले गए राहुल गांधी के पास, तो लोगों का आपने विश्वास तोड़ा ना, डेमोक्रेसी की आपने स्पिरिट तोड़ी ना, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ये दल बदल के अंतर्गत आएगा। एक तो ये कंडीशन हो गई।
दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये तो होगी निर्वाचित लोगों के बारे में। दूसरी कंडीशन यहाँ पे होती है उन लोगों के बारे में जो कि स्वतंत्र पार्टियां होती हैं। स्वतंत्र पार्टी का मतलब इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ते हैं, ठीक है। वो मान लो चुनाव लड़े बिना किसी झंडे के, बिना किसी उसके, और चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव जीत गए, और जीतने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो भी ये दल बदल के अंतर्गत कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जनता ने आपको मोदी को देख के वोट नहीं दिया था, आपको देख के वोट दिया था कि ठीक है आप आओगे तो अच्छे दिन हो सकता है ले आओ, लेकिन आप फिर चले गए अच्छे दिन वाले के पास में, तो दिक्कत हो जाएगी। ये भी जनता के साथ आपने धोखा किया, ठीक है। तीसरी खास बात क्या है, नॉमिनेटेड कैंडिडेट के बारे में। नॉमिनेटेड कैंडिडेट के बारे में कंडीशन दी गई है कि 6 महीने के पहले पहले अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो ज्वाइन करता है तो वो भी एक तरीके से अपात्र होगा, या कहें वो भी दल बदल के अंतर्गत दोषी कहलाया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको इनको बेसिक तौर पे दिखा देंगे, आपको चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, कोई निर्दलीय सदस्य, मतलब जो किसी भी दल में नहीं है, किसी सदन की सदस्यता के निहरक हो जाएगा यदि वे उस चुनाव के जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर ले। तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी कंडीशन नॉमिनेटेड के बारे में, किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले। समझ गए इतनी बात कि अगर वो बाद में ग्रहण कर लेगा तो भी अयोग्य हो जाएगा। अब बात आती है कुछ अपवादों को लेके। तो अपवादों का क्या संबंध है यहाँ पे, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। वो अपवाद यहाँ पे ये है कि 10वीं अनुसूची का प्रावधान दल के 1/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट से संबंधित है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 द्वारा हटा दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि दल छोड़ने या टूटन के आधार पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। अर्थात पहले एक कंडीशन लगी हुई थी कि अगर 1/3 सदस्य दल को छोड़ के अलग हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो अयोग्य नहीं होगा, यानी कि दल बदल के अंतर्गत उसे हम उत्तरदायी नहीं मानेंगे। बट 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कह दिया कि नहीं भाई साहब, उसको भी हम अयोग्य ठहरा देंगे, ठीक है। तो आपको बस इतनी ही बातें यहाँ पे याद रखनी है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन इसका डिसीजन करेगा? सदन का अध्यक्ष। अब एक बात बताओ, क्या इस सदन के अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया गया डिसीजन न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा? बिल्कुल साहब होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। एक और चीज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किहोतो होलोहन केस का संबंध निम्न में से किससे है? तो आप बता देना साहब, दल बदल के संदर्भ में, ठीक है। मेंस में यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था, बाकी आपसे हो सकता है कि प्रीलिम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कुछ संविधान संशोधन के बारे में जिन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको उसे याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। पहला जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, प्रथम संविधान संशोधन, इसमें भूमि अधिकारों से संबंधित उनके न्यायिक समीक्षा से जुड़े प्रोविजन को 9वीं अनुसूची में डाला गया था, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा आर्टिकल, वो है आपका 21वां संविधान संशोधन, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में नॉमिनेट किया गया, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये छोटे छोटे आर्टिकल सारे नहीं याद रखने आपको, ठीक है। तीसरी बात आती है 42वें संविधान संशोधन के बारे में, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया, इसी को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया, नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये बातें आपको पता है, इनको आप पढ़ लेना, इन्हीं में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 43वें संविधान संशोधन से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन 44वां संविधान संशोधन फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कार्यकाल के बारे में यहाँ पे बात आई थी, 5 वर्ष किया गया था, बाकी और छोटे छोटे प्रोविजन है उनको आप याद रख लेना, समझ गए। बाकी यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, ये मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। 52वें के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 71वां संविधान संशोधन, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया, इसके अलावा आपको नहीं याद रखना है। और 61वां संविधान संशोधन, जिसमें लोकसभा विधानसभा मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। और 69वां संविधान संशोधन जो दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। तो इतने संशोधन आपको ये वाले याद रखने हैं।
क्लियर इतनी बातें? चलिए 2171 हो गया आपका। फिर यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल बनता है जिसपे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है आपका 86वां संविधान संशोधन। खास बात क्या है कि ये फंडामेंटल राइट से है, डीपीएसपी से भी है और आपका फंडामेंटल ड्यूटी से भी है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम का संदर्भ निम्न में से किन किन से है? तो बता देना साहब उपयुक्त तीनों से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर बात आती है 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 92वें संविधान संशोधन के संदर्भ में क्या किया गया? 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया, तब ये 22 हो गई और तब से ये अभी भी इतनी ही बनी हुई हैं। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? वो क्वेश्चन है, पूछा भी गया है 97वें संविधान संशोधन जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जिक्र है, ठीक है, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के बारे में इनको संबद्ध किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट है 98 आर्टिकल के बारे में, ठीक है। तीसरा आपसे इंपॉर्टेंट है 99 के बारे में, ठीक है, और 99 पे अभी क्वेश्चन पूछा गया था इसी वर्ष, तो आप बता देना साहब NJAC के संदर्भ में है, ठीक है। चौथी खास बात है 100वें संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश से है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से है। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। 103वां संविधान संशोधन EWS कैटेगरी से। यहीं तक बस आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बाकी आपसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक मतलब गरीबी से रिलेटेड, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से हमने अपनी पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर कर लिया केवल और केवल अपने 13 पार्ट में। अब यहाँ पे जो कुछ भी क्वेश्चन बचते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके बचते हैं, वो सब के सब करंट अफेयर्स की सीरीज में कवर होंगे। यहाँ पे केवल ट्रेडिशनल रूप से M लक्ष्मीकांत को, ब्रज किशोर शर्मा को, सुभाष कश्यप को या और भी किताबें जैसे DD बसु, उनको बस यहीं तक पढ़ना होता है प्रीलिम में। मेंस को जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको NCERT को कंपाइल कर देंगे और भी जो करंट में इंसिडेंट होते हैं, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं, उनको कवर कर देंगे। बट प्रीलिम के लिए आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। तो उम्मीद है आपको पूरी सीरीज समझ में आई होगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कोई एक नई सीरीज के साथ में, खासतौर पे ज्योग्राफी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।